नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है एनडीटीवी दुनिया का। आज की हमारी लीड स्टोरी जुड़ी है इस बात से कि भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान पर लगाम आखिर कब लगेगी। क्या पहलगाम के हमले के बाद भारत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? लेकिन उससे पहले एक दूसरी अहम खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। दरअसल लोक कल्याण मार्ग पर सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। तो सीसीएस की अहम बैठक चल रही, जो जानकारी मिल रही है, और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक से जो कुछ निकलेगा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। वो जम्मू कश्मीर से वापस लौटे हैं, श्रीनगर गए थे, वो पूरे हालात का जायजा लेने के बाद वो लौटे हैं और इस वक्त वो सीसीएस की बैठक में शामिल हैं। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये बैठक चल रही है या खत्म हो गई है? और अगर बैठक खत्म हो गई है तो क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आए? देखिए, बैठक अब भी जारी है। 2.5 घंटे हो चुके हैं। ठीक 6 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, 8:30 बज चुके हैं, लेकिन अब भी बैठक जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सुरक्षा गाड़ियां हैं, वो जो केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर इस बैठक में भाग ले रहे हैं, ये उनकी सुरक्षा गाड़ियां हैं। हालांकि थोड़ी हलचल है कि अब बैठक खत्म होने वाली है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस 2.5 घंटे की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जो अपने कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी इस कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में शामिल हैं, उनको ब्रीफ किया है कि किस परिस्थिति में किस तरह से ये आतंकी हमला हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ समीक्षा बैठकें की हैं, सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं और अपना एक असेसमेंट, जो सिक्योरिटी सिलेक्शन है, जो सुरक्षा की स्थिति है जम्मू कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर घाटी में, उस पर उन्होंने विस्तार से ब्रीफ किया है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री ने भी आज दिन में डिफेंस मिनिस्ट्री में जो वॉर रूम है इंडियन आर्मी का, उसमें सीनियर आर्मी जनरल्स के साथ करीब 2.5 घंटे उनकी बैठक हुई है और इस बैठक में आर्मी जनरल्स ने रक्षा मंत्री को विस्तार से जो सुरक्षा के हालात हैं सीमा पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसकी विस्तार से जानकारी दी है। वो जानकारी भी राजनाथ सिंह ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की समिति के सामने रखी है। और अब ये महत्वपूर्ण सवाल है कि अब भारत सरकार आगे क्या कार्रवाई करेगी। सूत्रों के मुताबिक 3-4 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है कि एक बहुत ही सख्त जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से होगी। पहला विकल्प है कि आप राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक्सपोज करें, ये बात भारत दुनिया के सामने रखे कि किस तरह से पाकिस्तान से भारत में सीमा पर आतंकवाद जो है वो अब भी जारी है, आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है। दूसरा पहलू है सुरक्षा का, और जिसका जिक्र राजनाथ सिंह ने किया कि एक बहुत ही सख्त जवाबी कार्रवाई भारत करेगा, लेकिन उस कार्रवाई का प्रारूप क्या होगा इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन आज जो मैंने हम लौट रहे हैं आपके पास, से इस बात वक्त की है, बड़ी खबर आ रही है। करीब 2.5 घंटे के बाद सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। करीब 2.5 घंटे चली ये बैठक और सीसीएस की बैठक अब खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। करीब 2.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक चली और इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और ये जो पहलगाम का पूरा मामला है, यही फोकस था। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी चर्चा की गई, ये पूरी बैठक हुई है और तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जो सीसीएस के सदस्य हैं, वो इसमें शामिल हुए। हिमांशु लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। हिमांशु, बैठक खत्म हो गई है, क्या और जानकारी? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पीछे जो सुरक्षा गाड़ियां हैं वो उन कैबिनेट मंत्रियों की हैं जो इस बैठक में मौजूद थे और धीरे धीरे एक एक करके जो वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो इस बैठक से बाहर आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के निवास के ठीक सामने की तस्वीर है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी हैं और जो पायलट कार्स हैं गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री की, वो भी यहाँ पर हैं और धीरे धीरे अधिकारी यहाँ से उनका निकलना शुरू हुआ है। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक बात जो सुरक्षा विशेषज्ञों की तरफ से कही गई है कि जिस तरह से इस अमानवीय कांड को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि भारत एक सख्त जवाबी कार्रवाई करे। जो बीएसएफ के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं प्रकाश सिंह,
उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि बालाकोट की तर्ज पर भारत को एक क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करना होगा, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जिन आतंकवादियों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, उनके जो हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान में हैं और भारत को बहुत ही सर्जिकल तरीके से उनके खिलाफ स्ट्राइक करना होगा। जो जड़ है आतंकवाद का पाकिस्तान में होगा, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बालाकोट की तरह भारत को एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं उनके खिलाफ करना होगा। तो सरकार के सामने ये विकल्प है। हालांकि अभी कहना इस पर कुछ भी जल्दबाजी होगा कि सरकार आगे क्या करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर आज देश भर में जो हमने आक्रोश देखा है, उसके बाद ये आवाज़ तेज़ हो रही है कि सरकार को बहुत सख्ती से जो आतंकवाद फिर से पनपता दिख रहा है कश्मीर घाटी में, उसको पूरी तरह से कुचलना होगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने पहला ट्वीट किया था इस आतंकी हमले के बाद, तो उन्होंने दो बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हम जो भी दोषी हैं इस आतंकी हमले के, उसको नहीं बख्शेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि भारत कटिबद्ध है कि वो आतंकवाद को नस्ताभूत कर देगा, आतंकवाद को कुचल देगा। और मुझे लगता है कि यही एक सैद्धांतिक तौर पर एक भारत सरकार का एक स्टैंड रहा है पिछले 24 घंटे में, जिसको राजनाथ सिंह ने बहुत प्रमुखता से देश के सामने भी रखा है। और ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि ये जो सख्त जवाबी कार्रवाई भारत पाकिस्तान में जो आतंकी ढांचा है उसके खिलाफ करना चाहता है, उसका प्रारूप क्या होगा, आने वाले दिनों में सरकार की क्या नई सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। और दूसरी बात, जो लोग वहाँ पर हैं, ये भी तय किया गया है कि जो पर्यटन मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इनको ये कहा गया है कि जो वहाँ पर अब भी टूरिस्ट हैं कश्मीर में, वो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें हर तरह की सहूलियत जो है वो मुहैया कराना ज़रूरी है। तो भारत सरकार जो लोग अभी भी कश्मीर में हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको पूरी तरह से आश्वस्त भी कर रही है कि उनके साथ भारत सरकार मजबूती से खड़ी है। जी ठीक, आप नजर बना के रखिएगा। हिमांशु आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की, जहां पर जो मंत्री बैठक में पहुंचे थे वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं और यहां से वो जा रहे हैं अपने आवास की तरफ। लेकिन क्या कुछ फैसला हुआ है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बीच एक खबर यह भी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने कई लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। पता चला है कि पहलगाम मामले में सैकड़ों लोगों से इस वक्त पूछताछ चल रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए क्या जानकारी है। और देखिए, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अलग अलग जिलों में एक तरह से कैंपेन चला रही है, और खास तौर से ऐसे लोग जो पहले आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं या जो सस्पेक्टेड है, संदिग्ध हैं, या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, या ऐसी आशंका है कि ये लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं, ऐसे सभी लोगों को राउंड अप किया जा रहा है। और उनको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि कहीं से भी इस पूरे हमले का कोई सुराग मिल जाए और कोई अहम जानकारी मिल जाए तो उसको लेकर साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में खासतौर से तमाम जो जिले हैं वहां पर जो पुलिस है वो प्रिवेंटिव एक्शन ले रही है, और उसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन जो सस्पेक्टेड हैं या जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं उनको राउंड अप किया जा रहा है और उनसे अभी पूछताछ चल रही है। हालांकि जो हमारी बाकी एजेंसियां हैं वो लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं, तमाम जो फोर्सेस हैं जिसमें आर्मी है, सीआरपीएफ है, जेएनके पुलिस है, एक ज्वाइंट कॉम्बिंग लगातार जारी है, खासतौर से पहलगाम के इलाके में जहां पर ये हमला हुआ है। लेकिन अभी जो टेररिस्ट हैं उनके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। जी ठीक है मुकेश, आप नजर बना के रखिएगा। आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से जांच कर रही हैं। और अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट स्टोरी की। पहलगाम में सैलानियों को निशाना बनाया गया इस उम्मीद में कि इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन पर असर पड़ेगा। बेशक डर का माहौल बना है, बुकिंग रद्द हो रही हैं, कई हफ्तों तक डर का माहौल बना रह सकता है। बस यही खौफ और डर पैदा करना ही आतंकवादियों का मकसद होता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक पाकिस्तान इस तरह की घटनाएं कब तक करता रहेगा? क्या उस पर लगाम लगाने का वक्त अभी नहीं आया है? ये स्केच उन 3 आतंकवादियों के हैं जिन्होंने पहलगाम में निहत्थे बेकसूर लोगों की जान ले ली। हमले की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन
द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ पाकिस्तान से काम करता है, जिसका सरगना सज्जाद गुल है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह पल्ला झाड़ लिया है। उसका कहना है कि पहलगाम की घटना से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पहलगाम जैसी हर घटना के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह के टरकाऊ बयान आते हैं। पहलगाम की घटना से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह यह है कि वो हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर मुंह की खाता है। कुछ एक देशों को छोड़ दें तो कश्मीर के मुद्दे पर उसे अब किसी का साथ नहीं मिलता है, लेकिन वो मानता नहीं। जब पहलगाम हमले के बाद दुनिया भर के देश उसकी निंदा कर रहे थे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की में कश्मीर का राग अलाप रहे थे। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन भारत ने हर मंच पर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। हकीकत यह है कि पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान सरकार और सेना में हालात सामान्य नहीं। सूत्रों की माने तो हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से चौकस है, क्योंकि उसे भारत की तरफ से कार्रवाई का अंदेशा है। एक उच्च स्तरीय बैठक करके हालात की समीक्षा भी की गई। पाकिस्तान भारत से आने वाले बयानों पर नजर बनाए हुए है। वो बयानों के जरिए भारत का रुख पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह का तुरंत कश्मीर पहुंचना, पीएम मोदी का सऊदी अरब की यात्रा छुट्टी कर भारत लौट जाना, आते ही एयरपोर्ट पर उच्च स्तरीय बैठक करना, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत की गंभीरता के बैरोमीटर के तौर पर लिया है। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हमले से सचेत पाकिस्तान इस बार कुछ ऐसा नहीं होने देना चाहता। इस बीच एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से पल्ला झाड़ा है और कैप्टन अभिनंदन का हवाला देकर भारत को घुड़की देने की भी कोशिश की है। सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान की हरकतों पर आखिर कब लगाम लगेगी। दुनिया भर में किरकिरी के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लेकिन भारत के लोगों के जज्बे और एकता को वो आज तक चोट नहीं पहुंचा सका है। जिसकी मिसाल है पहलगाम का ये वीडियो, जिसमें आतंकी हमले के बाद एक स्थानीय शख्स एक सैलानी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर लेकर भागता दिख रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ सर जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका सर। पहला सवाल आपसे ये कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये हम सब जानते हैं और आसिम मुनीर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन एक सवाल जो देश के तमाम दर्शकों के जहन में है कि सैलानियों को निशाना क्यों? देखिए, ये एक बहुत पेचीदा सा विषय है, क्योंकि आमतौर पे टेररिस्ट जो है, उग्रवादी सैलानियों को, टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जो कश्मीर की आवाम है उनकी रोजी रोटी छीनने वाली बात है। अब ये इन्होंने इसलिए किया है, जाहिर है कि वो अपनी बौखलाहट में कर रहे हैं। बौखलाहट क्यों? बौखलाहट इसलिए कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं, 5 सालों में खासतौर पे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हम देख रहे हैं कि कश्मीर में चैन व अमन आ रहा है, शांति हो रही है, दुकानें खुल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, पथराव नहीं हो रहे और डेवलपमेंट हो रही है। अब और तो और इलेक्शंस हो गए, चीफ मिनिस्टर नियुक्त हो गए, तो सब कुछ चलता जा रहा है नॉर्मलसी की तरफ। सिनेमा हॉल चल पड़े हैं, ईटिंग आउटलेट्स आ गए। तो अब
पाकिस्तान में बौखलाहट हो रही है कि ये तो नॉर्मलसी होती जा रही है दोबारा से खौफ पैदा करने के लिए। तो पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि साउथ में राजौरी, पुंछ, कठुआ, इन इलाकों में काफी उन्होंने एक्टिवेट किया। लेकिन ये मौका था जब वो कुछ स्पेक्टेकुलर करना चाहते थे, कुछ हाई प्रोफाइल अटैक करना चाहते थे, और कश्मीर में। और ऐसा दिन चुना है उन्होंने जिस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में थे, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे। अब याद रहे कि सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान की जो मित्रता बढ़ती जा रही है वो भी पाकिस्तान को गवारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से धीरे धीरे सऊदी अरेबिया अपना हाथ खींचता जा रहा है। तो उन्होंने एक ऐसा दिन चुना ताकि इसमें इंटरनेशनल अटेंशन आकर्षित कर पाए। और ये सैलानियों पे जो हमला हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है। देखिए, जब उड़ी का अटैक हुआ था वो फौज पे था। हर जीवन कीमती है, लेकिन फौजी अपनी जान पे रिस्क लेता है। उस वक्त मैं कोर कमांडर था जब उड़ी पे अटैक हुआ। उस वक्त गवर्नमेंट ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया और पहली बार हमने पार का हमला किया और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। फिर पुलवामा में जब हाई प्रोफाइल अटैक हुआ, फिर सीआरपीएफ के जवानों हमने 40 जवान खोए। तो उस वक्त एक इससे भी ज्यादा बड़ा एयर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक जो डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर जाके किया, जब्बा टॉप बालाकोट के पास, तो उस वक्त भी किया। और अब सर मेरा सवाल यही है कि क्या इस बार भी जवाब उसी तरीके से दिया जाना जरूरी है, देना चाहिए? देखिए, पहली बात, छोटा जवाब जरूरी है और देना चाहिए, लेकिन और आप देखिए उस दिन पहली बार उड़ी वाले टाइम पे पहली बार हुआ था कि रक्षा मंत्री स्वर्गीय पारिकर जी उसी दिन पहुंच गए दोपहर को, और उसी दिन मैंने उनको ब्रीफ किया श्रीनगर में। ठीक उसी तरह यहाँ कल गृह मंत्री उसी टाइम पहुंच गए, रक्षा मंत्री, एनएसए सब वहां पहुंच गए हैं, और प्रधानमंत्री अपना यात्रा खत्म करके वापस आ गए, एयरपोर्ट पे ब्रीफिंग ली, और अभी सीसीएस की मीटिंग अभी खत्म हुई है, चल रही थी। तो यकीनन कुछ बड़ी डिसीजंस ली जा रही हैं। एक बोल्ड रिस्पांस की जरूरत है, और बोल्ड रिस्पांस मुझे यकीन है कि जरूर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बोल्ड डिसीजन का हमें भी इंतजार है, क्योंकि देश भी यही चाहता है, देश की भावनाएं भी यही हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका से लेकर सिंगापुर तक की सरकारों ने इस हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। हर देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर शहरों में बुधवार की सुबह रोज की तरह नहीं रही। खुले अधखुले बाजारों में पहलगाम हमले का दुख नजर आ रहा था। पहलगाम हमले पर दुनिया भर के देशों और नेताओं ने दुख जताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और देश के लोगों को अमेरिका का पूरा समर्थन है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि पहलगाम की खबर से बहुत ही दुखी है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका पूरी मजबूती से भारत के साथ खड़ा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम की घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि इस जघन्य अपराध को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हत्यारों और इन हत्याओं को शह देने वालों को सही सजा मिलेगी। पुतिन ने यह भी कहा कि वो किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि आतंकवादी हमले से वो स्तब्ध हैं। उन्होंने भारत की सरकार और लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवादी हमले पर दुख जताते हुए कहा है कि उनकी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हमले को भयानक बताते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ितों और भारत के लोगों के साथ हैं। बांग्लादेश ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई। बांग्लादेश ने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को फिर दोहराया है।
संयुक्त अरब अमीरात ने भी आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ईरान और फ्रांस ने भी हमले की कड़ी निंदा की है।